बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। भारत में इस वक्त 3 सवालों पर बहुत बहस हो रही है और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 3 सवाल यही हैं। भारत में जो लोग बहस कर रहे हैं उनमें मैं उस मीडिया की बात नहीं कर रहा जो अर्नब गोस्वामी की शक्ल में आप देखते हैं और उस जैसे वो सारे मीडिया एंकर्स, मीडिया पर्सन्स, मीडिया चैनल्स जो कह रहे हैं कि कल नहीं आज हमला कीजिए, पाकिस्तान पर आज हमला करो, मोदी को उकसा रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। मैं उस मीडिया की बात नहीं कर रहा। मैं उन संजीदा अजहान की बात कर रहा हूं जो मामलात को समझते हैं, गहरी नजर रखते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो हकायक को हकायक की तरह परख सकते हैं और सच कहने का हौसला रखते हैं। मैं अभी इंडियन कुछ एनालिस्ट को सुन रहा था, कुछ चैनल्स पे मुख्तलिफ लोगों को देख रहा था। तो जो रिवायती मीडिया है भारत का वो तो जंग तकरीबन शुरू करवाए बैठा है, लेकिन जो संजीदा जहन रखने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, वो बड़े संजीदा सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एक बात तो आपके इल्म में है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यहां पर कह दिया कि जी 2-3-4 दिन में जंग शुरू होने वाली है। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने कहा था कि खतरा है, और उन्होंने कहा खतरा तो अब भी है। तो जंग इस वक्त सबसे बड़ा मौजू है। तो सवाल क्या है, क्या भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग होने वाली है? दूसरा सवाल है, क्या ऐसी जंग हुई तो कौन जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा या भारत जीतेगा? और तीसरा सवाल यह है कि अगर जंग हुई तो क्या यह एक न्यूक्लियर जंग होगी, क्या यह एक न्यूक्लियाई जंग होगी? इन 3 सवालों पर भारत के संजीदा अजहान एक बहस कर रहे हैं और मैंने बहुत सारे लोगों को सुना वो क्या कह रहे हैं। तो जो खुलासा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, आपको भी चौंका देने के लिए कुछ हकायक शायद नए होंगे। देखिए, भारत में एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है और वो है चाइना। चीन के फैक्टर को जो वॉर को समझने वाले लोग हैं वो बहुत अहमियत दे रहे हैं। वो समझते हैं कि ये जो वॉर होगी ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान नहीं होगी, इसमें एक साइलेंट पार्टनर होगा, खामोश किरदार अदा करने वाला एक मुल्क होगा और वो चीन होगा। और वो इंतहाई खामोशी के साथ जंग का पांसा पलट देगा। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि ये मामला 2 तरफा नहीं होगा, ये 3 तरफा होगा। सबसे पहले चाइना क्या करेगा, चाइना लद्दाख में जहां पर वो बैठा हुआ है वहां पर अपनी थोड़ी सी एक्टिविटीज करेगा, इंडिया को एंगेज करेगा और इंडिया को अलाउ नहीं करेगा कि वो वहां से अपनी फोर्स निकाल कर ले जाए। यानी एक थ्रेट बनकर चाइना वहां पर कुछ किए बगैर अपनी प्रेजेंस ऐसे शो करेगा या ऐसी एक्टिविटी जनरेट करेगा कि इंडिया मजबूर होगा कि अपनी वहां से फोर्सेस को विड्रॉ ना करे और चाइना के सर पर खड़ी फोर्सेस वहां पर मौजूद रहें, वहां पर खड़ी रहें। और फिर वो कहते हैं कि जी यानी चाइना इस तरह से इंडिया को एंगेज कर लेगा और उसका फायदा पाकिस्तान होगा। फिर वो ये कह रहे हैं कि जंग में आए बगैर चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के हक में इस जंग को शिफ्ट कर देगा। और वो कैसे कर सकता है? तो जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान चाइनीज सैटेलाइट की मदद से पूरा बैटलफील्ड देख रहा होगा और चाइना के पास जो सैटेलाइट मौजूद है उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो पूरा मंजर देख सकते हैं चाइना के किसी भी हिस्से में, तो उसका पूरा नक्शा खींच सकते हैं और चाइना पाकिस्तान की आंख बन जाएगा। फिर वो कहते हैं कि चाइना के पास जो सैटेलाइट है वो पाकिस्तान को अवेलेबल होंगे, हर वक्त अवेलेबल होंगे, यानी ऐसे अवेलेबल होंगे जैसे वो पाकिस्तान के अपने सैटेलाइट्स हो। फिर वो कहते हैं पाकिस्तान को मिसाइल फायर करने के लिए जिन सैटेलाइट्स की मदद चाहिए वो भी चाइना उनको फराहम करेगा और इतनी खामोशी से करेगा कि इंडिया को पता भी नहीं चलेगा। तो यूं ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान के दरमियान नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान हो रही होगी। ये चाइना और पाकिस्तान मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे होंगे। ये इंडियन एक्सपर्ट्स का खतरा है और ये खदशा उनका बिल्कुल दुरुस्त है। फिर वो कहते हैं कि चाइना एक और काम करेगा। चाइना ये करेगा कि 2021 से पाकिस्तान ने चाइना में अपने नुमाइंदे बिठा रखे हैं। वो कहते हैं कि 2021 से पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस के अपने नुमाइंदे चाइना में ऑलरेडी बिठाए हुए हैं, वहां से वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी साइबर अटैक होगा, चाइना एक बहुत बड़ा साइबर अटैक करेगा। तो जो एक्सपर्ट्स हैं इंडिया में वो ये कह रहे हैं कि चीन इंडिया पर पहले ही साइबर अटैक कामयाबी के साथ कर चुका है, अब वो इसे साइबर वॉर में कन्वर्ट करेगा। ये साइबर अटैक नहीं होगा बल्कि वो इसको साइबर वॉर में कन्वर्ट कर देगा।
फिर वो कहते हैं चीन के पास जो एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी है, जिससे वो पूरे का पूरा नेटवर्क तबाह कर सकता है। यानी जो इंडिया के पास सैटेलाइट्स हैं या जो सैटेलाइट्स की उनको सर्विसेज मिल रही हैं, उसको ब्लॉक कर देगा चाइना, और इंडिया जो है वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि जी ट्रंप को भी ये बात समझ आ गई है, ट्रंप जो हैं वो भी ये बात समझ रहे हैं कि ये जो जंग होगी ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नहीं होगी, बल्कि चाइना इसमें अहम फरीक होगा। तो चूंकि इसमें चाइना फरीक होगा, तो इसलिए इसमें अमेरिका को कूदने की या कूद कर इसको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर चाइना के रोल को देखते हुए इंडिया में बैठे हुए एक्सपर्ट्स का तज्जिया यह है कि जो अंडर वाटर सबमरीन केबल है जो इंडिया आती है, चाइना उसे बहुत आसानी से डिस्कनेक्ट कर सकता है, उस केबल को अंडर वाटर काट सकता है कहीं से भी। यूं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, नेटवर्क, इंटरनेट, ये सर्विसेज इंडिया में मुअत्तल हो जाएंगी या मुअत्तल हो सकती हैं। ये एक कैपेबिलिटी चाइना के पास मौजूद है और भारत को इसका अंदाजा है कि वो यहां पर कमजोर है। अच्छा, और वो कहते हैं कि जी इतनी आसानी से और इतनी खामोशी से करेगा चाइना कि पता भी नहीं चलेगा कि इंटरनेट को क्या हुआ, कहां से काटा और किसने काटा। तो फिर वो कहते हैं कि जी बालाकोट वाला जो इंसिडेंट है वो दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान इस बार ज़हनी तौर पर तैयार है। ये ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की राय ये है कि चाइना अगर जंग करनी है, देखिए अगर जंग करनी है तो जंग इंडिया ने करनी है, भारत ने करनी है। पाकिस्तान ने पहले नहीं करनी जंग में, भारत ने करनी है। अब भारत ने कैसे शुरू करनी है? अगर वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है बालाकोट की तरह की, तो वो उस तरह से पहले, खैर वो हम तो कहते हैं कि वो पहले भी कामयाब नहीं थी, लेकिन चलिए उन्होंने जो एक बाउंड्री सी स्ट्राइक की, वो स्ट्राइक भी इस दफा करने के लिए आएंगे तो उसके जवाब का जवाब उनको फौरी तौर पर मिलेगा, 2 दिन बाद नहीं मिलेगा, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की शक्ल में नहीं मिलेगा, फौरन मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस दफा तैयार बैठा है। तो इसलिए पाकिस्तान की फौज चूंकि अलर्ट है, आगे आ चुकी है, तो भारत को इस बात का पता है, इसलिए वो जंग का फैसला नहीं कर पा रहा। अच्छा, फिर एक और रेफरेंस वो देते हैं, वो कहते हैं शी जिनपिंग जो है वो भारत से कह चुके हैं कि चीन, पाकिस्तान और भारत तीनों जगह पर अमन होना चाहिए। तो जब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान, भारत और चाइना में अमन होना चाहिए, जबकि उन्हें ये कहना चाहिए था कि चाइना और भारत में अमन होना चाहिए। जाहिर है जब वो इंडिया के साथ बात कर रहे हैं तो ये कहेंगे ना कि जी इंडिया में भी पीस होना चाहिए, चाइना में भी पीस होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि जी इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों जगह पर पीस होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वो इसको ऑलरेडी एक ट्रायंगल की शक्ल दे चुके हैं। शी जिनपिंग जो है ऑलरेडी ट्रायंगल की शक्ल दे चुके हैं और वो कह चुके हैं कि ये बायलैटरल नहीं, ये ट्राइलैटरल इशू है, ये 2 तरफा मामला नहीं, ये 3 तरफा मामला है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है चाइना वाला, जिसको इस वक्त इंडिया सबसे ज्यादा गौर से देख रहा है। फिर वो कहते हैं, फिर एक सवाल ये उठता है कि क्या एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है जो पाकिस्तान को सरप्राइज कर दे, यानी बालाकोट से बढ़ के कोई ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक हो जो पाकिस्तान को सरप्राइज करे और जिसके लिए पाकिस्तान ज़हनी तौर पर तैयार ना हो। कोई ऐसा ऑप्शन इंडिया के पास मौजूद है कि सर्जिकल स्ट्राइक भी करे, लेकिन पहले जैसा ना हो, कुछ नया हो जो चौंका दे पाकिस्तान को? ये सवाल है। तो इसका जवाब इंडियन एक्सपर्ट्स ये देते हैं, वो कहते हैं कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद इंडियन आर्मी ने कहा कि यानी जब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ, अभिनंदन को आपने गिरा लिया, जहाज भी गिरा लिया, तो इंडियन आर्मी ने कहा कि दिस वॉज द एक्ट ऑफ वॉर, ये पाकिस्तान ने जंग छेड़ दी है। लेकिन उसके जवाब में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया ने कुछ नहीं किया, इंडिया खामोश हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास कैपेबिलिटी नहीं है। यहां सवाल आता है कैपेबिलिटी का, सबसे अहम सवाल कि क्या इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग लड़ सके। बहुत सारे इंडियन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कैपेबिलिटी इंडिया के पास मौजूद नहीं है। खुद मेरे लिए ये सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं समझता था कि इंडिया एक बड़ी फोर्स है, इंडिया एक बड़ी एयरफोर्स है, बड़ी नेवी है, बड़ी आर्मी है, तो इंडिया के पास बड़ी कैपेबिलिटी है। लेकिन खुद इंडियन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया के पास तो कैपेबिलिटी ही नहीं है। अच्छा, वो क्यों कह रहे हैं? वो कहते हैं कि जी एक तो इंडियन एयर चीफ जो है, एयरफोर्स के चीफ, वो कह चुके हैं कि इंडिया के पास जहाज कम है। जहाज कम क्यों है? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं इंडिया में बैठे हुए एक्सपर्ट्स? वो कैसे एनालाइज करते हैं? वो इसको यूं एनालाइज कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मोदी ने आते ही
एक जो कंबाइंड मिलिट्री की मीटिंग थी उसमें ये कह दिया, और उसमें उनको जो रोल दिया वो काउंटर टेररिज्म का रोल दिया कि हमने दहशतगर्दी जो है वो उसको रोकना है, काउंटर टेररिज्म करना है। अच्छा, वो कहते हैं कि मोदी ने क्यों ये रोल दिया, इसलिए कि मोदी समझते हैं कि अब ये जमाना नहीं है कि जंग हो, चूंकि जंग तो होनी नहीं है तो फोर्सेस को पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए एंटी टेररिज्म के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि मोदी साहब ने अपनी फौज के किरदार को महदूद कर दिया, यानी फौज जंगें लड़ने के लिए होती है, लेकिन फौज को रोल दे दिया कि आपने जो है वो एंटी टेररिज्म या काउंटर टेररिज्म के लिए अपने आप को ट्रेन करना है। तो जब ये रोल उनको दिया गया तो इसके लिए जो वॉर के लिए डिटरेंस रिक्वायर्ड होती है वो डिटरेंस हासिल नहीं की गई, या वो डिटरेंस जो है उसको उस तरह से वक्त गुजरने के साथ साथ अपडेट नहीं किया गया, नए जहाज नहीं खरीदे गए उतने जितने चाहिए थे। और फिर रशिया के दौरे के दौरान मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये जंग का जमाना नहीं है। यानी कहीं ना कहीं मोदी की सोच ये है, जो उन्होंने अपनी इंडियन फोर्स में भी, आर्मी में भी ट्रांसफर कर दिया है, कि भाई जंग तो होनी ही नहीं है। तो जब इंडियन फोर्सेस ने यह तस्लीम कर लिया है कि जंग तो होनी नहीं है, तो उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को उसके मुताबिक डेवलप नहीं किया। ये सारी डिस्कशन इंडिया के अंदर हो रही है, ये बहस इंडिया के अंदर हो रही है, और वो जो समझदार आवाजें हैं वो ये बहस कर रहे हैं, जो मामला को समझते हैं, जो फोर्सेस। अर्नब गोस्वामी पर ना जाइएगा, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग जो बैठ कर जंग शुरू करा रहे हैं तकरीबन, उन पर ना जाइएगा। वो लोग जो वॉर के मामला को, फोर्सेस की कैपेबिलिटीज को समझते हैं, वो लोग ये तबसरे और तज्जिए और बहसें कर रहे हैं। अब आ जाती है बात न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की, जो मैंने एक सवाल शुरू में भी रखा था आपके सामने, कि क्या अगर जंग होती है तो क्या ये एक न्यूक्लियाई जंग होगी और इसमें एटम बम मारे जाएंगे? तो इसका जवाब वो ये देते हैं, वो कहते हैं कि अगर जंग हो भी गई तो आप, वो मिसाल ये है कि रशिया यूक्रेन के साथ जंग कर रहा है, रशिया के पास बहुत सारे न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, लेकिन रशिया ने ये न्यूक्लियर हथियार यूक्रेन के ऊपर नहीं गिराए। इसका मतलब ये है कि जंग बहरहाल कन्वेंशनल वेपन्स के जरिए ही होती है, कन्वेंशनल हथियारों के जरिए ही जंग हुई है। ये तो आखिरी एक हरबा होता है, जब आपको लगता है कि आप हार गए हैं, जब आप मर गए हैं, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो आप न्यूक्लियर अटैक करते हैं। लेकिन अदरवाइज आपकी कैपेबिलिटी या जंग को एक डायरेक्शन देने की जो सूरत है वो होनी ही कन्वेंशनल हथियारों से है। और हो सकता है कि आप वो कन्वेंशनल वॉर में भी इसलिए ना जाएं कि न्यूक्लियर पावर है आपका ओपोनेंट, आप भी हैं लेकिन आपका ओपोनेंट भी है। अब इंडिया की जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो उनकी कमजोरियां हैं, वो ये हैं कि देखिए, जंग बड़े पैमाने पर वो शुरू नहीं कर सकते, वो जंग नहीं लड़ सकते, वो कैपेबल नहीं है, वो तैयार नहीं है, सलाहियत नहीं है, ट्रेंड नहीं है पूरी तरह से। इसकी एक मिसाल यूं दी जाती है कि लद्दाख में चाइना आकर बैठ गया और इंडियन फोर्सेस चाहती हैं कि वो इन फोर्सेस को लद्दाख से खाली कराएं, चाइना को वापस भेजें और लद्दाख खाली कराएं, लेकिन वो नहीं करा पा रहे, ना ही वो खाली कराने के लिए हमला कर रहे हैं। वो बातचीत कर रहे हैं, वो इंगेज कर रहे हैं, वो उनके साथ डिस्कशन में रहते हैं, लेकिन ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसका मतलब यह है कि इंडिया जानता है कि वो कमजोर है, अगर ताकतवर होता तो वो लद्दाख चाइना से छुड़ा चुका होता। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं इंडिया के जो एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान को एक एडवांटेज है, पाकिस्तानी फोर्सेस को एक एडवांटेज है, और वो ये है कि उन्हें यकीन है कि वो इंडिया से लड़ सकते हैं, जबकि इंडियन फोर्सेस को ये यकीन नहीं है कि वो पाकिस्तान से लड़ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये यकीन है कि वो इंडिया से लड़ सकते हैं, और वो उन्हें सही यकीन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान को ये यकीन है और ये सही यकीन है कि लड़ सकते हैं, वो वाकई लड़ सकते हैं। और वो कहते हैं कि इसकी एक एग्जाम्पल ये है कि पाकिस्तान ने 48 की लड़ाई में एक लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो बना दी कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। इतने साल गुजरने के बावजूद इंडिया उस लाइन ऑफ कंट्रोल को खत्म नहीं कर सका। इंडिया अगर क्लेम करता है कि ताकतवर है तो खत्म कर देता लाइन ऑफ कंट्रोल को, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल को वो खत्म नहीं कर सका। वो लाइन ऑफ कंट्रोल आज भी एग्जिस्ट करती है, और वो ये मानते हैं कि इंडिया ने कोई जंग पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जीती, कोई डिसाइसिव उसका जो है वो
फैसला कुन नहीं रहा। हमारे जहन में फौरन आता है कि नहीं, बांग्लादेश की जंग तो वो जीत गए थे। तो वो खुद ही इसकी एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, बांग्लादेश की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो पाकिस्तान से एक दूर दराज इलाका था और उसमें रास्ता आपने ब्लॉक कर दिया, हालात वहां पर इस तरह के थे। तो वो जंग नहीं थी, वो तो इंडिया ने वहां पर जाकर जो है वो अपनी फोर्सेस उतार दी, तो पीछे से सप्लाई लाइन कट चुकी थी। तो वो एक डिफरेंट एग्जाम्पल है। वो दू बदू लड़ाई या दू बदू जंग नहीं थी 71 में। तो वो कहते हैं कि अगर इस तरह की दू बदू लड़ाई जहां पर भी पाकिस्तान की हुई है, वहां पर इंडिया ने कोई डिसाइसिव विक्ट्री हासिल नहीं की है। तो ये इस बात का सबूत है कि इंडिया को कोई सुपीरियोरिटी जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर हासिल नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी में एक फर्क भी वो तलाश करते हैं। दोनों में फर्क क्या है? वो कहते हैं जी, पाकिस्तान में सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो फोर्सेस के पास है और वही अपनी पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन इंडिया में मसला यह है कि इंडिया में जो पॉलिसी है वो सिविल गवर्नमेंट्स बनाती हैं, और चूंकि वो पॉलिसी बनाती हैं और उन्होंने ये पॉलिसी बना रखी है कि जंग होनी नहीं है, जंग करनी नहीं है, जंग लड़नी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अपनी सलाहियतों में भी इजाफा नहीं किया। तो वो कहते हैं जी, पाकिस्तान और भारत की फौजों में एक बड़ा फर्क यह है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो फौज बनाती है। इसको अगरचे हम पाकिस्तान में क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं जी, ये सारा इख्तियार तो सिविल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, लेकिन इसको दुश्मन जो है वो एक प्लस पॉइंट के तौर पर देख रहा है। मेरे लिए थोड़ा ये हैरानकुन भी था। फिर एक एडवांटेज जो और है पाकिस्तान को, भारतीय मानते हैं, इंडियंस मानते हैं कि पाकिस्तान को एक और एडवांटेज है इंडिया के ऊपर, वो है एयरफोर्स का एडवांटेज, कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से ज्यादा बेहतर है ट्रेनिंग में, सलाहियत में, प्रैक्टिस में, अपने जहाजों में। वो कहते हैं कि जी, बालाकोट के इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया था कि जब भी लड़ाई होनी है, लड़ाई बहरहाल एयरफोर्स के जरिए ही होनी है। तो फिर पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स के ऊपर बड़ा इन्वेस्ट किया, उनकी ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट किया, जहाज़ों पे इन्वेस्ट किया, उनकी कैपेबिलिटी पे इन्वेस्ट किया, और पाकिस्तान को एयरफोर्स के मैदान में भारत पर एक सबकत बर्तरी हासिल हो चुकी है, ऐसा उनका मानना है। तो वो समझते हैं कि इंडिया इस वक्त मॉडर्न वॉर है उसको नहीं समझ रहा, और पाकिस्तान इस मॉडर्न वॉर को ज़्यादा बेहतर समझता है। और जो चाइना का फैक्टर है वो एक बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए, जिसकी वजह से वो जंग में नहीं उतरेगा। अब ये जो बुनियादी सवाल था, क्या जंग हो सकती है, बहुत सारे इंडियन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये जंग नहीं होगी। जंग नहीं होगी क्योंकि इंडिया जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो ये है जी उन 3 बुनियादी सवालों का जवाब इंडियन एक्सपर्ट्स की नज़र में, कि वो इसको कैसे देख रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।